इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th क्लास के फिज़िकल केमिस्ट्री में सबसे टफ माना जाने वाला टॉपिक होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इसे और भी टफ बनाता है जब स्टूडेंट्स को ईएमएफ के साथ साथ कंसंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर्स को डील करना पड़ता है, जिसके लिए हमने ये टॉपिक बनाया है द नर्नेस्ट इक्वेशन, राइट। स्टूडेंट रेयरली ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अटैम्प्ट करते हैं जब तक कि वो बिल्कुल सिंपल ही ना हो। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस डर को हटाने के लिए इस छोटे से टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो लेट अस कम टू द लर्निंग ऑफ नर्नेस्ट इक्वेशन। क्या होता है नर्नेस्ट इक्वेशन? सो लेट्स हैव द एक्सप्लेनेशन फर्स्ट। नर्नेस्ट इक्वेशन इज एन एक्सप्रेशन which gives the dependence of electrode potential यानी कि cathode potential या anode potential and EMF of the cell on the concentrations of the species and the partial pressure of the gases involved in the equation। मतलब ये कोई सेल है, कोई इलेक्ट्रोड है, उसकी वोल्टेज या उसकी EMF उसके अंदर इस्तेमाल होने वाली स्पीशीज़ के अमाउंट्स यानी कॉन्सेंट्रेशन पर कैसे डिपेंड करती है, ये रिलेशन नर्नेस्ट इक्वेशन में इस्टेब्लिश किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले सेल को थोड़ा रिवाइज कर लेना ज़रूरी है। सो लेट अस कम टू द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेल। आप यहाँ देख पा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कम से कम दो एलिमेंट्स से बनाया जा सकता है, जिसमें एक एनोड होता है और दूसरा कैथोड होता है। हम ये जानते हैं एनोड को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाता है और उसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, और कैथोड में रिडक्शन प्रोसेस होता है, उसमें राइट साइड में लिखा जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो मेटल M है उसकी रॉड मेटल M के आयन के सॉल्यूशन में डिप की गई है और वो ऑक्सीडेशन कर रहा है, जो यहाँ दिखाई दे रहा है। मेटल M इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। हम ये अपनी केमिस्ट्री में जानते हैं कि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ वेरीफाई कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर वायर के थ्रू कैथोड तक पहुँचेंगे, यानी एनोड इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कैथोड इज़ अ रिसीवर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कैथोड क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है तो यहाँ रिडक्शन प्रोसेस होता है, जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है N कैटायन इज गेटिंग रिड्यूस्ड इनटू N सॉलिड। अब इसके EMF का इनके कॉन्सेंट्रेशंस पे कैसे डिपेंडेंस होगा, इसके लिए हमें थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन में चलना होगा, दैट इज़ दिस इक्वेशन। आप देख पा रहे हैं गिब्स एनर्जी एक ऐसी चीज़ होती है जो रिएक्शन की होने की फितरत यानी कि स्पॉन्टेनिटी का इम्प्रेशन देती है। दैट मीन्स अगर हम रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी पर ज़रा भी असर डालेंगे तो तुरंत उसके EMF पर असर पड़ेगा। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम स्टूडेंट को ये सिखाते हैं, इट इज़ द टॉपिक इन विच वी स्टडी द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वो जो आपस में कन्वर्ट होने की बात है वो यहाँ दिख रही है। गिब्स एनर्जी इज़ द स्पॉन्टेनियस एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जा रही है इस डिवाइस की हेल्प से। सो अगर हम गिब्स एनर्जी का रिएक्शन के कॉन्सेंट्रेशंस पे डिपेंडेंस जानते हैं तो डेफिनेटली हम EMF का भी डिपेंडेंस निकाल सकते हैं, और उसे ही कहते हैं नर्नेस्ट इक्वेशन। तो थर्मोडायनेमिक्स की इस इक्वेशन में डेल्टा G है गिब्स एनर्जी अंडर एनी कंडीशन, डेल्टा G नॉट है गिब्स एनर्जी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, फिर ये एक फैक्टर है, R इज़ द गैस कांस्टेंट, T इज़ द टेम्परेचर इन केल्विन, और अब है log Q। तो स्टूडेंट यहाँ पर अपना केमिकल इक्विलिब्रियम याद कर सकते हैं। ये जो Q लिखा है दिस इज़ बेसिकली द रिएक्शन कोशेंट, जिसका मतलब होता है किसी भी समय पर प्रोडक्ट्स के कॉन्सेंट्रेशन को न्यूमरेटर में रखा जाएगा जिनकी पावर्स कोफिशिएंट के बराबर होगी, और डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन को रखा जाएगा और वहाँ भी पावर्स को कोफिशिएंट के बराबर किया जाएगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। इस सेल रिएक्शन में राइट हैंड साइड में है एनोड का कैटायन और लेफ्ट हैंड साइड में है कैथोड का कैटायन। तो दिस इज द रिएक्शन कोशेंट ऑफ आवर सेल रिएक्शन। इसमें सॉलिड्स क्यों नहीं दिखाए गए, ये बात स्टूडेंट बहुत आसानी से समझ सकते हैं।
सॉलिड्स के कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होते, यानी उन्हें 1 मान लिया जाता है, उनके एक्टिव मासेस को हम नहीं लिखते हैं। राइट, नाउ लेट्स गो फर्दर इन द डेरिवेशन। आप इस थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन में जब ये एक्सप्रेशन को रख दोगे, n होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन द सेल रिएक्शन, जो आप देख पा रहे हैं ये एलिमेंट की वैलेंसी से रिलेटेड होता है। F we already know, F is the Faraday, which means it is the charge on 1 mole electron, which is approximately equal to 96500 coulombs, and E is the EMF जिसमें हम interested हैं। So if we substitute it here and rearrange some things, और टेम्परेचर की वैल्यू को भी यहाँ पर 298 केल्विन मान लिया गया है, then you end up in this equation, right? So this is the EMF जिसे हम पढ़ना चाहते हैं, जो हमारा वेरिएबल है। ये एक फिक्स्ड EMF है जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से डिटरमाइन होता है, और Q जिसके बारे में हमने अभी डिस्कशन किया। तो स्टूडेंट शुड मेमोराइज दिस इक्वेशन so that it can be used in the examinations और practice। आइए इस इक्वेशन को ग्राफिकली देखें, जिसके बाद ही हम वो रिलेशन पढ़ पाएंगे। So here you can see, if we write E on the y-axis and log Q on the x, तो आप देख सकते हैं ये इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, जिसमें ये चीज़ इंटरसेप्ट में जाएगी और ये नेगेटिव साइन के साथ ये पूरा फैक्टर स्लोप के बराबर होगा, which you can clearly see here. This is the intercept and that is the slope. इसमें जो सबसे खास बात स्टूडेंट को समझनी है वो ये, EMF Q के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लीनियरली लॉग Q के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और अगर Q की वैल्यू को चेंज किया जाए तो E की वैल्यू रिवर्स डायरेक्शन में चेंज होगी। अगर इसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कहें तो वी कैन से EMF इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ लॉग Q। दैट मीन्स अगर आप Q को घटाएंगे यानी डिक्रीज करेंगे, सो EMF विल इंक्रीज, एंड इफ यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ Q, EMF विल डिक्रीज। ये बातें तो हमने थ्योरेटिकली और मैथमेटिकली देख ली, अब इसे हमें प्रैक्टिकली समझना भी होगा। तो उसके लिए हमें अपने केमिकल इक्विलिब्रियम में एक बार लौटना होगा। याद कीजिए, जब आपने ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ा था तब आपने ये सीखा था, अगर हम रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू को बढ़ाते हैं, दैट मीन्स हम उसे बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए फोर्स कर रहे हैं, और अगर हम Q की वैल्यू को घटाते हैं तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल रिएक्शन विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। और ये फॉरवर्ड बैकवर्ड को आप अगर अपनी स्पॉन्टेनिटी से लिंक कर पाएंगे तो आप ये समझेंगे कि जब रिएक्शन को फॉरवर्ड शिफ्ट किया जाएगा तो उसकी स्पॉन्टेनिटी को बढ़ाया जाएगा तो उसकी वोल्टेज भी बढ़ जाएगी, यानी रिएक्शन के अंदर आगे की तरफ जाने की जो संभावना है जब वो बढ़ेगी तो रिएक्शन के अंदर EMF भी बढ़ जाएगा। और अगर रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए यानी घटाया जाए, जिसका मतलब रिएक्शन को पीछे की ओर धकेला जाए, तो उसका EMF भी घट जाएगा। तो ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड शिफ्ट की नॉलेज से आप बहुत इजीली ये आइडिया लगा सकते हो कि EMF पर कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर और pH का क्या असर पड़ेगा, राइट। अब बहुत ही अच्छा एक एप्लीकेशन आप नर्नस्ट इक्वेशन का देख रहे हो इक्विलिब्रियम पर, क्योंकि हम इतनी सारी बातें रिवर्सिबल रिएक्शन की कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम की चर्चा तो होनी बनती है। हम सब ये जानते हैं जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पहुंच जाती है तब उसमें सारे मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स रुक जाते हैं। ऐसी कंडीशन में रिएक्शन कोई काम नहीं करेगी, यानी वो कोई भी, अगर वो सेल रिएक्शन है तो वो कोई भी वोल्टेज जनरेट नहीं करेगी। तो इक्विलिब्रियम पर हम E को 0 रख देंगे, E0 ऑलरेडी फिक्स्ड है, और Q की जगह हम रख देंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो देयर इज द रिलेशन। अगर आप इस रिलेशन को थोड़ा मैथमेटिकली रीअरेंज कर लें तो यू विल गेट दिस, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट is equal to 10 to the power n E0 upon 0.059। That means इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टूल है कि हम रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी निकाल सकते हैं। फाइनली एक इलस्ट्रेशन लिया गया है। मान लीजिए कोई सेल हमने बनाया है जिसमें हमने हाइड्रोजन गैस का एनोड लिया है और सिल्वर का आयन और सिल्वर की रॉड को कैथोड पर लिया है। कैथोड एनोड पहचानना बहुत इजी है।
hydrogen is getting oxidized, so it is anode, silver is getting reduced, so that is cathode. अब एक सेकेंड के लिए इसको ऑब्जर्व कीजिए, ये चारों कॉजेज हैं जो हम रिएक्शन में करेंगे और हम ये जानना चाहेंगे कि इसकी वजह से ईएमएफ पर क्या असर पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले रिएक्शन का कोशेंट देखिए, H प्लस की पावर 2, सिल्वर रॉड है तो उसे नहीं लिखेंगे, डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एंड देन सिल्वर आयन का स्क्वायर। यानी अब आप कोई भी चेंज लाएंगे इन तीनों में तो रिएक्शन की क्यू को वो बदलेगा और वो फॉरवर्ड बैकवर्ड उसमें असर डालकर ईएमएफ को प्रभावित करेगा। सो लेट्स कम टू द फर्स्ट, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन हैज बीन इंक्रीज्ड। इसका मतलब ये हुआ इस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट की सप्लाई बढ़ा दी गई है। सो जब भी रिएक्टेंट की सप्लाई बढ़ाएगी या बढ़ाई जाएगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, इसका मतलब ईएमएफ इंक्रीज करेगा। ये बात मैथमेटिकली समझने से ज़्यादा थ्योरेटिकली और एप्लीकेशन ऑफ ली चैटलियर से समझ में ज़्यादा आसानी से आ सकती है। सेकंड देखिए, Ag प्लस इज डायल्यूटेड। हम ये जानते हैं डाइल्यूशन का मतलब होता है पर लीटर अमाउंट को घटाना। तो अगर आप सिल्वर को कम कर देंगे तो आप एक तरह से रिएक्टेंट्स को कमज़ोर बना रहे हैं, तो रिएक्शन पीछे की तरफ आ जाएगी और ईएमएफ घट जाएगा। थर्ड केस, pH हैज़ बिन रिड्यूस्ड। हम ये अच्छी तरह जानते हैं pH H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन से लिंक होती है। तो जब आप pH को घटा रहे हो दैट मीन्स आप H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहे हो। सो इफ़ यू आर इंक्रीजिंग द H प्लस कॉन्सेंट्रेशन तो आप प्रोडक्ट्स को बढ़ा रहे हो, दैट मीन्स आप अगेन रिएक्शन को बैकवर्ड ही शिफ्ट कर रहे हो। सो EMF विल डिक्रीज। एंड फाइनली NaOH हैज़ बिन एडेड। NaOH ऐड करने का पर्पस है कि NaOH एक बेस है जो H प्लस को रिएक्ट कर लेगा। तो अगर हम इस रिएक्शन के मिक्सचर में अगर NaOH डालते हैं तो वह H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को कम करके रिएक्ट प्रोडक्ट्स को हटा देगा, तो डेफिनेटली रिएक्शन में आगे जाने की संभावना बढ़ जाएगी, जिसको हम कहेंगे फॉरवर्ड शिफ्ट, और उसका EMF बढ़ जाएगा। तो इस पूरे एनालिसिस को आप ऐसे याद रखिए, किसी भी रिएक्शन में जब आप आगे की तरफ उसे प्रोसीड करेंगे या फोर्स करेंगे तो आप उसके EMF को बढ़ा देंगे। डेफिनेटली अगर आप रिएक्शन को बैकवर्ड शिफ्ट करेंगे तो आप उसके EMF को घटा देंगे। अब आप इस नॉलेज के साथ अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। थैंक यू।